खोरठा भाषा के सब प्रेमी के हमार तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है, जोहार है। आज हम खोरठा के बहुत ही शानदार तरीका से ग्रामर के सेक्शन लेकर के आए लियो आप सभी के बीच। तो बड़ा मजा आए थे, सबसे मजा आए थे कहे कि खोरठा अपन भाषा है, मातृभाषा है, तो कोई घबराए की जरूरत ना है, टेंशन लिए के जरूरत ना है, माथा पर लोड लिए के जरूरत ना है, कहे कि आसानी से पढ़बे। ये भाषा जन्मला के बाद से हमने सब सीखल लिए मातृभाषा कहल जा है। और सबसे पहले बोलेल भी शुरू कर लिए तो अपन भाषा से ही बोलेल शुरू कर लिए। तो ये भाषा में कोनो दिक्कत होता है हो? कोई दिक्कत ना होते। तो जितना भी हमारे दोस्तों बहन सब जुड़ल ही, जितना भी सारा साथी लोग जुड़ल ही, सबके स्वागत हो, सबके दिल खोल के स्वागत हो। आज हम जानल जाइए कि खोरठा जो अपन भाषा है अकर बढ़ावा दिए खतिले हमारे जितना भी झारखंड में एग्जाम हो वो है, लगभग सब एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछल जा है। बल्कि एक पेपर जो भाषा से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है, ओकर में तो खोरठा 100 क्वेश्चन पूछल ही जा है। तो टेंशन करे के जरूरत ना है। एक बार यदि पढ़ लेबी तो जितना भी झारखंड में एग्जाम होते जेकर में भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछल जीते, तो खोरठा भाषा भी वहां शामिल है। ओकर से रिलेटेड जे भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सब बना लेबी, आसानी से बना लेबी। ये पूरा गारंटी है, पूरा उम्मीद है, पूरा यहाँ से कहल जा सको कि सब चीज यहाँ से पूरा करावे के गारंटी हमर तरफ से हो। तो बस तोहनी के दिल खोल करके पढ़े ले बैठ जाना हो। अब ज्यादा समय नहीं हो, मन गदगद हो गया तो जब नोटिफिकेशन अलो, एग्जाम कैलेंडर अलो, तो सबके मन एकदम हरियर हो गया। तो भैया खाली मनवा हरियर करला से ना होतो, बल्कि जी जान लगा के पढ़े पड़तो तब होतो। यहाँ तो जानबे करो सब कोई कि आधा सीटा वैसे भी सेटिंग एटिंग हो जीतो, सीट बिक जीतो, कोई गारंटी ना हो। तो कुछ कम ही सीट पर हमनी के लड़े पड़तो, फाइट करे पड़तो, तैयार होवे पड़तो। और भाषा जे हो खोरठा भाषा, ये अपन एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दो हो। काहे कि भैया यहाँ से 100 गो क्वेश्चन पूछल जीतो। के गो क्वेश्चन पूछतो? 100 गो क्वेश्चन, और 3 नंबर के सब हो, यानी कि 300 नंबर यहाँ से तो, और ये भी तो मेरिट में जुड़तो। तो सबसे आसान है ना, 90 प्लस स्कोर करे के गारंटी हम तोरा दियो। हमर से यदि पढ़ लही सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ावे की कोशिश करबो, और यहाँ से बाहर कुछ ना जीतो, एक पूरा वादा हो। बस अपन तरफ से तोहनी ये वादा के निभाइयो कि हमरा पूरा देखना भी है, पूरा क्लास भी करना है। तो जे पुराना साथी अभी पुराना दोस्त अभी भैया तोहनी के पता आता कि कहां से क्वेश्चन वहां पूछल जा है। लेकिन आज हम ग्रामर के सेक्शन लेके आए लिए, और ग्रामर के सेक्शन में सबसे पहले जो शुरू हुए ना, वो कहां से हुए? तो कभी भैया शुरू कहां से हुआ है? तो वर्ण विचार से शुरू हुआ है। तो वर्ण विचार से शुरू हुआ, तो हिंदी में एकरा वर्ण विचार कहल जाए, बिल्कुल कहल जाए। लेकिन खोरठा में वर्ण विचार कहल जाए। की कहल जाए? खोरठा में वर्ण विचार कहल जाए। ये रेफ या रेफला के यूज ना करल जाए। ऊपर में जे रहतो करम जे रहतो एकरो यूज ना करल जाए। ये डायरेक्ट करम लिखे तो, ऐसे लिखे तो, कैसे लिखे तो? करम लिखे तो। भैया टेंशन नहीं है, जो भी नियम है, जो भी कानून है, जो भी खोरठा में एडॉप्ट किया गया है, जो भी शामिल किया गया है, सब कुछ बताएंगे। यानी कि सबसे अलग, सबसे बेस बताएंगे। एक वीडियो देखने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं होगा कि भैया हमको खोरठवा समझे में नहीं आ रहा है। भाई साहब, सब आपका दिमागवा में लोड हो जाएगा, सब आपका दिमाग में धस जाएगा। काहे धस जाएगा? काहे खोरठा अपन भाषा है, और अपन भाषा के आसान बनावे की कोशिश हमर रहता है। हम तो और दिमाग में सब चीज बैठावे की कोशिश करबे, जैसे भी होते वैसे हम सब कुछ बैठावे की कोशिश करबे। तो टेंशन जीरो लिए के है। चल, तो यहां से हमने शुरू कर दिए कि वर्ण विचार जो है, आखर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आखर विचार भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि वर्ण विचार को और किस नाम से जानते हैं, या फिर वर्ण विचार के आर कौन नाम से जानल जा है, खोरठा में यह तरी पूछेगा, तो भैया आखर विचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आखर कहते हैं। अच्छा, आखर को वही अक्षर कहते हैं क्या सर? भाई साहब, अक्षर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में अक्षर कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको हम बता देते हैं, क्या बताएंगे सर, कि ओवरव्यू हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, वर्ण विचार में किस प्रकार से हम कंटेंट को लेकर के चलने वाले हैं, परिचय क्या होने वाला है, किस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम वर्ण विचार का हम परिचय देखेंगे। भैया बिल्कुल सही बात कहे आपने, परिचय को देख लेंगे। उसके बाद हम वर्ण विचार के किस्म देखेंगे। किस्म माने क्या हुआ सर? प्रकार हो गया। क्या हुआ? प्रकार हो गया। अच्छा, हम कहते हैं क्या किस्म के जानो है, तो भाई साहब किस्म माने क्या हो गया? प्रकार हो गया। क्या किस्म के खाना बने लही, क्या किस्म के सब्जी हो, अरे वहां ब्याह में गेली वहां क्या किस्म के खाना आलो, यानी कि क्या किस्म के कहे से अर्थ क्या है? तो कितने प्रकार का आइटम वहां था। तो खोरठा कितना मस्त है, देखिए किस्म कहते हैं, क्या किस्म के हैं,
यहाँ पे कहेंगे कौन किस्म के है, तो भैया क्लियर हो गया, उसी को हम कहते हैं भाग। तो क्या देखेंगे, वर्ण विचार का कितना भाग है, कितना किस्म है वो देखेंगे। तो 2 किस्म है, सबको पता है। स्वर वर्ण हिंदी में कहते हैं, व्यंजन वर्ण हिंदी में इसको कहते हैं, लेकिन खोरठा में स्वर वर्ण को क्या लिखेंगे, स्वर वर्ण लिखेंगे, और व्यंजन वर्ण को क्या लिखेंगे, तो यहां से व्यंजन लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे व्यंजन और वर्ण, ठीक है। ये ना नहीं होता है, ये ना होगा, तो व्यंजन हो गया। क्लियर हो गया होगा यहां तक, बिल्कुल क्लियर। अब हम अगला क्या देखेंगे, तो स्वर वर्ण देखेंगे, यानी कि क्या है इसका डिटेल देखेंगे। और स्वर वर्ण भी 2 भाग का होता है, एक मूल स्वर होता है, एक जोड़ल स्वर होता है। क्लियर करेंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए। छतिया पर पत्थर राख भैया, ऐसे ना होता हो, छतिया पर पत्थर राख, सब डिटेल में हम बतावे की कोशिश करबे, टेंशन ना ले, सब चीज हमारे पास है। हाँ, एक चीज हो कि ये टाइपिंग ना होवे पारल हो, लेकिन अगला बार तो नहीं के टाइपिंग में मिलते, टेंशन ना लियो। चल व्यंजन वर्ण के हम देखबे, व्यंजन वर्ण के केगो प्रकार हो वो है, हो यहाँ पे देखबे, और सब प्रकार के डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन करबे। ओकर बाद वर्ण के जो उच्चारण ठाव कहाँ है, ठाव माने की हो गया भैया, ये ठाव कौन सा ठाव है, तो ठाव यहाँ पे क्या होगा, जगह होगा, स्थान होगा। यानी कि जो व्यंजन वर्ण है उसका उच्चारण का स्थान कहाँ है, कहाँ से उच्चारण करते हैं, कहाँ से हम बोलते हैं, तो कहाँ से उच्चारण होता है, ये हम आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे। और लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। क्या देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे, जिसको हम खोरठा में कहते हैं मार कूट के। क्या कहते हैं, मार कूट के कहते हैं, कंक्लूजन निष्कर्ष कहते हैं। खोरठा में भैया कंक्लूजन निष्कर्ष को मार कूट के कहा जाता है कि फाइनल डिसीजन क्या हो गया। मार कूट के पूरा डिटेल हम क्या कह सकते हैं, ये चीजें हम कह दिए। चलिए, ये भी क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सर क्लियर हो ही जाएगा, एकदम आसान तरीके से आप सब कुछ को समझने का कोशिश करेंगे। देखिए भैया, जैसे कहते हैं शादी ब्याह होता है तो वहां पे 7 गो फेरा लिया जाता है। क्या होता है, 7 गो फेरा लिया जाता है, और कहा जाता है कि 7 फेरों के 7 वचन प्यारे दुल्हनिया भूल ना जाना, या प्यारे दुल्हा साहब भूल ना जाना। उसी प्रकार से खोरठवा जब सीखेंगे ना, तो इसमें भी 7 गो वचन है, और वर्ण विचार का 7 गो वचन है, जिसको याद रखना होगा, भूल नहीं जाना भाई साहब, ना भैया भूल जीवी ने तो फिर दिक्कत हो तो एग्जाम में, तब भूले के जरूरत ना है। तो 7 फेरा कौन सी है, तो यहां से स्टैंडर्ड जो है मानकित निर्धारित किया गया है, खोरठा में कुछ रूल डिसाइड किया गया है। क्या है भैया, पहला नंबर का जो फेरा है उसमें क्या है, तो देखिए अंगा जो होता है, और ये न जो होता है, और ये तालव्य सा, मूर्धन सा, और ये छ्र जो कहते हैं इसको संयोगी छ, त्र और ज्ञ और आय और आओ, ये जो होता है ना, इसका प्रयोग ना करल जा है, यानी कि इसका प्रयोग नहीं होता है। नोट कर लीजिए, आप एक नोट कॉपी लेकर के बैठिए और उसमें सारा चीज नोट करते चले जाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सर कि अंगा जो होता है ना उसका यूज नहीं करते हैं, टठ डढ़ मूर्धन्ना जो होता है इसका यूज नहीं करते हैं, तालव्य सा का यूज नहीं करते हैं, ये मूर्धन सा का यूज नहीं करते हैं, और संयोगी छ का यूज नहीं करते हैं, त्र का यूज नहीं करते हैं, ज्ञ का यूज नहीं करते हैं, और य में कर्या वाला में आय का यूज नहीं करते हैं, और औ का यूज नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला वचन आपका क्लियर हुआ, और याद रखने का तरीका बता देते हैं। ये दोनों क्या होता है, लास्ट का होता है नहीं, यानी कि क ख ग घ अंगा ट ठ ड ढ मूर्धन्य, ये यहां हो गया। तलव्य सा भी उसका क्या है, तलव्य सा को याद रखेंगे, तलब सा, मूर्धन सा और छंजोगी छा, तीनों जो है ना अल्टर टाइप का है, और इसको जो है आप याद रखेंगे नहीं यूज होगा। त्र भी अल्टर है तो भैया त्र भी नहीं, ज्ञ भी नहीं, और आय का जो होता है ना मात्रा वाला ये नहीं होगा, औ का भी क्या होगा, यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया। दूसरा फेरा सर क्या है ये भी तो बता दीजिए भाई साहब। दूसरा फेरा ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो भैया आपको भी ध्यान रखना होगा। ये जो टठा डढ़ न वाला है ना, इसके जगह पर हम न लिखते हैं, तथा तथा न वाला लिखते हैं, तो ये क्लियर हुआ। तो ये न का यूज नहीं होता है, बल्कि यहां हमने देखा ना इसका यूज नहीं हुआ, तो किसका यूज होगा इसके जगह पर, तो तथा तथा न वाला यूज होगा। उसके बाद तालव्य सा का भी यूज हमने यहां देखा कि नहीं होता है, तो इसके जगह पर क्या होगा, मूर्धन सा का यूज होगा, ठीक है, या दंत सा का यूज होगा। उसके बाद क्या है,
मूर्धन स के जगह पर भी दंत स का यूज होगा और ये संयोगी छ है उसके जगह पर छ होगा। क्या होगा? छ से छतरी ना खोल बरसात में, वही छ का यूज होगा। और त्र जहां रहेगा ना, त्र का यूज हम लोग खोरठा में नहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। अच्छा सर, त्रिशूल लिखना होगा तो वहां त्र का होगा। क्या होगा? त्र का होगा। त और र का, तर का यूज करते हैं, त्र नहीं होता है, तर का यूज होता है। त्रिशूल कैसे लिखेंगे? तो यहां से देखिए ती र और ये सु और ये ला होगा, त्रिशूल ऐसे लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे सर, हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं। अरे भैया ऐसे लिखते होंगे, लेकिन ये खोरठा है भाई, और खोरठा का कुछ मानक है, डिसाइड किया हुआ है, स्टैंडर्ड डिसाइड है। तो ये दूसरा फेरा आपने यहां पे देख लिया कि ये जो शब्द हैं इसका उपयोग, ये अक्षर का यूज नहीं होता है, इसके जगह पर ये सब यूज होगा। नोट्स बनाते चलिएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, चाहे आप दरोगा का तैयारी कर रहे हो या जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो, जेएसएससी का तैयारी कर रहे हो, झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हो या उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हो, भैया कहीं भी किसी भी जगह का तैयारी कर रहे हैं, खोरठा पूछा जाएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है, आपको हम बता ही दे रहे हैं। चलिए यहां से दूसरा फेरा हमने कंप्लीट कर लिया सर। दूसरा फेरा के बाद आता है हमारा तीसरा फेरा, और तीसरा फेरा आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि लिखे के समय यह जो है ना अंतसिया य वाला य के जगह ज लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? ज लिखते हैं। और व के जगह क्या लिखते हैं? ब लिखते हैं। तो भैया दो चीज क्लियर हुआ, दो चीज क्लियर हुआ। क्या हो गया सर? ये रूल है, रेगुलेशन है, नियम है, कानून है भैया खोरठवा के। तो यहां से य के जगह क्या लिखेंगे? ज लिखेंगे। तो सर यज्ञ जो लिखते थे, क्या लिखते थे? यज्ञ जो लिखते थे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? ये ज लिखेंगे और यहाँ ग लिखेंगे। यज्ञ भी नहीं यूज होता है, हमको आपको बता ही दिए, तो यहाँ जग लिखेंगे। अब क्या है? व के जगह पर क्या होगा? ब लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ब। व के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? व लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा। तीसरा वचन भी हमारा क्या हो गया? पूरा हो गया सर। तो हम लोग अब कहां चलेंगे? चौथे वचन के साथ चलेंगे। और चौथा वचन क्या है? चौथा वचन ये है कि जोड़ल वर्ण, जिसको कहते हैं संयुक्त वर्ण, के प्रयोग ना करल जाए। यानी कि क्या है? जो जोड़ल वर्ण है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जोड़ल वर्ण में हम लोग देखेंगे क्या आता है जोड़ल वर्ण में, तो ये आएगा, फिर त्र आएगा, ये तो हमने देख लिया जोड़ल वर्ण है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है भाई। पांचवा हम लोग क्या देखेंगे? पांचवा जो फेरा है ये क्या है? रेफ है। रेफ और रेफला जो होता है, रेफ और रेफला का उसके बदले र का प्रयोग किया जाता है। सर ये रेफ और रेफला जो है ना, हम नहीं समझ पाए, बिल्कुल नहीं समझे होंगे। लेकिन भैया देखिए, आप लिखते होंगे ना, कभी लिखते होंगे कर्म लिखते होंगे, तो क्या है? ये क्रम है। तो यहाँ क्रम देखिए, ये जो आया ना इसी को रेफ और रेफला कहते हैं। उसी तरह वर्ग लिखते होंगे, क्या लिखते होंगे? वर्ग लिखते होंगे। तो ये ऊपर में जो आया ना वही रेफला है। तो भैया इसका भी उपयोग नहीं होगा और इसका भी उपयोग नहीं होगा। तो इसके जगह किसका उपयोग होगा सर? तो भाई साहब र लिखाता है डायरेक्ट। यानी कि सर क्रम को हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्रम, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखाएगा। वर्ग को हम लिखना चाहेंगे तो वर्ग लिखाएगा क्या? बिल्कुल लिखाएगा। अच्छा व का भी उपयोग नहीं होता है तो बरग लिखाएगा। क्या लिखाएगा? बरग लिखाएगा। क्यों? क्योंकि व के जगह ब का उपयोग होता है। अभी थोड़े देर पहले हमने आपको बता दिया भाई साहब, ये भी क्लियर हो गया होगा। 5 फेरा हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं छठे फेरे के साथ। और छठा फेरा में क्या है? स्वर में य, आ, ई, बड़ी ई, यू, बड़ी ऊ, ए, औ और क्या है? कुल 8 स्वर के मान्यता देवल गेल है। यानी कि क्या है? स्वर वर्ण जो होगा ना, कितना होगा? टोटल 8 को मान्यता दिया गया है। वैसे तो होता है 11, लेकिन 11 को नहीं मान्यता दिया गया है। ध्यान रखिएगा क्या हटा है? तो ये बड़ी ई यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा। बड़ी यू तो ऐसे होगा ही, लेकिन बड़ी ये नहीं होगा, वो होगा। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे देख लीजिए, ये बड़ी ई तो होता ही है, लेकिन ऐ नहीं होता है। क्या नहीं होता? ऐ नहीं होगा, ओ नहीं होगा, और क्या होगा? अंग नहीं होगा, और यह नहीं होगा। ये 4 को हटा दिया गया है। तो 8 4 12 वैसे भी अंग और यह को लेकर के होता है, तो उसको हटा दिया गया है। भैया क्लियर हो गया होगा, 8 का यूज यहाँ पे हो जाता है। चलिए क्लियर हुआ सर। 6 फेरा हमने कंप्लीट कर लिया। 7वें फेरे की ओर आपको लेकर के चलते हैं। 7वां फेरा में क्या कहा गया है? तो खोठाए व्यंजन, यानी कि खोठा का जो व्यंजन वर्ण होगा ना, उसका ध्वनिक संख्या कितना होगा? टोटल 31 होगा। यानी कि व्यंजन की संख्या कितना? 31 होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आपको हम पहले ही बता देते हैं। क्यों भैया? क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन इसीलिए होता है, यहाँ पे पूछा गया कि खोठा का व्यंजन का ध्वनिक यानी कि
जो बोलते हैं ना वो कितना होता है टोटल, तो 31 ही होता है व्यंजन वर्ण। लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या होगा, लेकिन मूल जो व्यंजन होगा ना उसका संख्या 29 ही होता है। अब कंफ्यूजन आ गया, सर मूल 29 और ये टोटल 31। भाई साहब मूल जो होता है वो हमारा 29 ही होता है, लेकिन इसमें ये जो र होता है ना, ढ वाला और ये ढ वाला जो होता है, ये दोनों को जब शामिल करते हैं तो ये दो विशिष्ट जुड़ जाता है तो हमारा 31 हो जाता है। 29 और 2 31। अच्छा, इसमें भी एक 4 विशिष्ट वर्ण होता है, वो भी जब जुड़ता है ना तो ये 31 से यहाँ पे 35 हो जाता है। अब कहेंगे सर ये तो और जुमला हो गया, हम 31 सही करेंगे कि 29 सही करेंगे कि 35 सही करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। आगे हम आपको वही चीज बताने वाले हैं। चलिए तो यहां से अब हम जो है ना खोरठा वर्ण विचार का परिचय से शुरू करते हैं, और परिचय से जैसे ही शुरू करेंगे आप एकदम आनंदित हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, कहेंगे भैया क्या बात है। अच्छा, खोरठा भी एक भाषा ही है ना, तो भाषा को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, तो एक रूल होता है सर। क्या होता है? LSRW एक रूल होता है। सबसे पहले L से लिसनिंग होता है यानी कि सुनना, S से स्पीकिंग होता है यानी कि बोलना, R से रीडिंग होता है यानी कि पढ़ना, और लास्ट में W से राइटिंग होता है यानी कि लिखना। तो भैया हम लोग खोरठवा को मम्मी पापा से सुने थे, हाँ कि बौवा कहियो बेटा बौवा बौवा बौवा, मामा मामा, ऐसे ही पापा पापा, चाचा चाचा चाचा। तो सुन करके हम लोग क्या है बोलने लगे थे बचपन में, और जब बोलने लगे तो बोले अरे पापा पापा बोलने लगे, मम्मी बोलने लगे। तो कहां से? पहले हमने सुना, उसके बाद से हमने बोलना शुरू किया, उसके बाद से हमने क्या करना शुरू किया, पढ़ना भी शुरू कर दिया, और उसी को हम लोग लिखना भी शुरू कर दिए। तो ऐसे ही खोरठा है भैया, हम लोग सुन लिए थे मम्मी पापा से कि चलो खोरठा कैसे बोला जाता है, सब लोग सुना होगा। हाँ, फिर हमने बोलना भी शुरू कर दिया कि चलो अरे चल रे घर रे, चल स्कूल जीवी किनारे, आज तो स्कूल ना हो कि हाँ है कैसे ना। तो वहां से हम लोग क्या है बोलना सीख गए। उसी तरह से हम लोग रीडिंग करना भी सीख गए, चलो पढ़ लिए, और उसी तरह से लिखना भी सीख गए। और यहाँ कैसे लिखाएगा, कैसे सब कुछ होगा, सब चीज आपको A to Z हम बताएंगे। छाती पर सिर्फ पत्थर को बांधे रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं खोरठा वर्ण विचार। इसका परिचय से शुरू करेंगे भैया, वर्ण विचार होता क्या है। तो आपको हम सीधे से अर्थों में बता देते हैं। सबसे जो छोटा होता है ना वर्ण होता है, जिसको अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लेटर कहते हैं। और यहाँ पे अक्षर इसी को कहते हैं, क्या अक्षर भी कहते हैं। और जब जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं ना, दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं सर? शब्द कहते हैं। और खोरठा में इसको शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और जब दो शब्दों को आपस में हम लोग मिला देते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला देते हैं, तो यहां से वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है, जिसको अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं और वाक्य कहते हैं हिंदी में और खोरठा में। तो हमने क्या देखा, सबसे जो छोटी इकाई होता है वो वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो सार्थक वर्ण को जब हम जोड़ देते हैं तो वहीं से हमारा क्या बनता है, शब्द बन जाता है। और खोरठा में उसको शब्द कहते हैं। तो परिचय में हम क्या देखेंगे, भाषा वैज्ञानिक साभे जो है ना, सार्थक साड़ा यानी कि शब्द कहते हैं। सार्थक साड़ा, सार्थक वर्ण को जब हम मिलाते हैं तो वो शब्द बनता है ना, कि वर्ण कहल गए है। यानी कि जब सार्थक शब्द को, सार्थक वर्ण को हम मिलाते हैं तो उससे क्या है, कोई शब्द बनना चाहिए जिसका महत्व हो, जिसका कुछ उसका इंपॉर्टेंस हो, कुछ मीनिंग हो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक साड़ा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद सार्थक साड़ा माने जेकरा लिखल जा सके है, यानी कि क्या है, जिसको हम लिख सकते हैं। अब भैया तुम च्यू चाहे चू 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 कुछ भी बोल देगा तो उसको लिख सकते हैं क्या? अरे लिख तो सकते हैं, लेकिन उसका कुछ मीनिंग होगा क्या? नहीं होगा। अब कहेंगे सर चाइना में उसका ची चाहे चू 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 का कुछ मीनिंग होगा। भाई साहब नहीं होगा, वहां भी उसका कुछ ग्रामर होगा और उसके अनुसार से वर्ण विचार होगा, उसके अनुसार से वो लिखता होगा। कुछ भी बोल देना सब थोड़े ना सार्थक शब्द होता है, नहीं होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि खोरठा में भी जिसको लिखा जा सकता है, जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो भैया, उसी को कहते हैं। आगे क्या है, खोरठा साड़ा के उखरावे खातिर, उखराने माने क्या है, लिखने के लिए, उखरावे खातिर देवनागरी लिपि के प्रयोग करल जा है। केकर प्रयोग करल जा है भैया? लिपि भाषा में बहुत जरूरी है। और खोरठा खातिर कौन है? देवनागरी लिपि। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंटवा के नोट कर ले या दिमागवा में छाप ले। देवनागरी लिपि काहे? आप कहिएगा सर हिंदी में भी देवनागरी लिपि, भैया हिंदी जैसा तो खोरठुओ है ना,
तो क्या हो जाएगा, यहां भी देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाएगा। लिपि हर एक भाषा के लिए जरूरी है, जैसे इंग्लिश के लिए रोमन का यूज करते हैं, हिंदी के लिए भी देवनागरी का यूज करते हैं, खोरठा के भी लिए भी हम क्या यूज करेंगे, देवनागरी का ही यूज करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यहां से ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम आपको चलते हैं लेकर के, जैसे यदि हम चल लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, च हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ य, यही लिखेंगे ना। तो च हलंत जोड़ य च हो गया और ल हलंत जोड़ य ल हो गया। तो च और ल मिलकर के चल बन गया, ये कहा गया है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, चल कहल जाए से एगो सार्थक ध्वनि या फिर सुनाई पड़ है और एकरा च और ल से क्या है, हमें लिखा ही, यानी कि सीधे से अर्थों में कह सकते हैं कि च और ल जैसे ही हम आपको बोलें तो आपके दिमाग में क्या है ना, एक जो है ना इमेज बना होगा चल, यानी कि चलने के बारे में कहा गया है। अब हम कहेंगे भैया सूत, तो आपको सूतने के बारे में आएगा इमेज कि सूतने कहा जा रहा है। तो सूत जो हमने बोला आपको वो क्या है, एक सार्थक है, सार्थक शब्द है, यहां से क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको लेकर के चलते हैं अगले स्टेप पर, और अगला स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं सर, तो यहां से देखेंगे क्या है, एकरा ठीक से देखल जाए तो हम लोग च और अ, ये तो हमने बता दिया भैया, ऐसे लिखेंगे च हलंत जुड़िया, और इसी तरह से हम क्या कहेंगे, इसी को आखर भी कहते हैं, लिख सकते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आखर कहते हैं, यानी कि अक्षर कहते हैं। तो आपका क्लियर हो गया होगा। दो तीन चीजें हम यहां से देखें। पहला क्या देखें सर, तो हमने 7 फेरों के 7 वचन देख लिए भैया, उसको भूलने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमने क्या देखा, परिचय में वर्ण जो होता है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई होता है, सबसे छोट हवे है, और ओकरे जब दो या दो से ज्यादा वर्ण के आपस में जोड़िए तो ओकर से शब्द बन जा है, और जब 2 से ज्यादा शब्द के आपस में जोड़ल जा है और वो सार्थक रूप से जोड़ल जा है, ओकर से एक वाक्य के निर्माण हो है। तो यहां से क्लियर ये हो गया। तो ओकर बाद ई जो पॉइंट हुआ है ये अभी पढ़े के जरूरत ना है, लेकिन हम बता देवे ये इंपॉर्टेंट चीज लिखल है, ठीक है। चल अब आगे हम लेकर के चलो, यहाँ से वर्ण के किस्म के देखो। किस्म माने क्या, प्रकार, हम तो पहले बता दिए भैया, किस्म माने क्या है, प्रकार है, उसका टाइप है, उसका भाग है अलग अलग। तो वर्ण के गो भाग है, तो भैया आप जानते हैं 2 गो भाग है, यानी कि वर्ण को आप कह लीजिए के गो बेटा है, तो 2 गो बेटा है। पहला क्या है, स्वर वर्ण है, दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण है। सर हिंदिया में हम पढ़े थे भैया, हिंदिया में जो पढ़े थे ना लगभग सेम चीज एकरो में है, खोरठा में भी, तो टेंशन लिए कि कोई जरूरत ना है। तो स्वर वर्ण तो हम एक जानते हैं सर, बिल्कुल जानते होंगे। दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण है, और सभी को आसान तरीके से बताने का काम मेरा है, आप धैर्य रखिएगा। तो स्वर वर्ण हमने क्या कहा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 ही चीज होता है। अच्छा सर, स्वर वर्ण के भी प्रकार होगा, क्या होगा, रुक जाइए ना, जब इसका भी अब शादी ब्याह हुआ है तो बाल बच्चा तो होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा। तो आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। अब देखिए हम शुरू करते हैं, पहला जो बेटा है उससे क्या है, स्वर वर्ण है, इसको हम लिखेंगे कैसे, सर ये सही लिखा है क्या, नहीं लिखा है, खोरठा के दृष्टि से सबर लिखा जाता है, सबर वर्ण, और वर्ण भी नहीं वरण लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। हमने दोनों को मिक्स करके इसीलिए लेकर के चल रहे हैं, हिंदी को भी, बीच में अंग्रेजी भी और खोरठा को भी रखे हैं, ताकि आप सारी बातें आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो सबर वर्ण किसको कहेंगे, तो कौन हो, उच्चारण में ककरो जो है ना मदद नाय लेवल जा है, और बिना रोक टोक के उच्चारण करल जा है, क्या है, ना किसी का मदद लेता है भैया, और ना ही इसके उच्चारण में कोई रोक टोक होता है, कुछ नहीं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, स्वर वर्ण कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण कर सके उसी को कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे। अच्छा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। अब यहाँ पे बात ये आता है कि आखिर सर कौन से ऐसे हैं अक्षर जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करेंगे, या फिर जिसके उच्चारण में कोई रुकावट नहीं आएगा। तो सबको जानता है भैया, जो हिंदी में है ना उसी तरह यहां भी है, लेकिन 1-2 चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला क्या है, तो यहां से अ से शुरू होगा, या हर्षई दुर्गही, ये आय, और फिर क्या है, ओ, ये आव नहीं आएगा और ये आय नहीं आएगा। 2 चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने लिखा है लेकिन इसको घेर दिया है, इसको शामिल नहीं किया जाता है, औ को भी नहीं, और ऊ आता है। यानी कि सीधे से अर्थों में देखें सर, तो अ में कर या जो होता है ना उसमें सब कुछ आ जाएगा,
4 चीजों को छोड़ दिया जाएगा। तो टोटल 12 होता है, बिल्कुल 12 होता है सर। उसमें से एक ऐ छूटेगा, ऐ को नहीं शामिल करते हैं, एक औ छूटेगा और एक अंग जो होता है अंग छूटेगा और ये अह छूटेगा। तो खोरठा में इसको हम लोग शामिल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा छूटेगा डबल मात्रा वाला, ये भी है डबल मात्रा वाला, ये भी है, और ये अंग और अह जो है 4 को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो टोटल हुआ कितना स्वर वर्ण? टोटल 8 हो गया। कितना हो गया सर? 8 हो गया। कौन कौन हो गया? तो अ हो गया, आ हो गया, हसई हो गया, दीर्घई हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और ऊ हो गया और बड़ी ऊ हो गया। ये जो है 4 और यहाँ पे 4, 8 हो गया। टोटल 8 जो हमारा है वो स्वर वर्ण में आते हैं। किस में आते हैं? स्वर वर्ण में आते हैं। ये क्लियर हुआ। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं कि आखिर ये 8 जो है स्वर वर्ण है और इसका भी विभाजन हुआ है कितने भागों में? 2 भागों में। यानी कि स्वर वर्ण का 2 गो बेटा है। के गो है? 2 गो बेटा है। पहला क्या है? तो मूल स्वर है और दूसरा क्या है? जोड़ल स्वर है। क्या है? जोड़ल स्वर है। तो मूल स्वर और जोड़ल स्वर 2 गो हम लोग देखेंगे। और मूल स्वर में क्या है? यानी कि जोन स्वर अपने आप जन्मल है ओकरा की कहल जाए है मूल स्वर कहल जाए। यानी कि क्या है? वो किसी और का मदद लेकर के नहीं आया है भैया, अपने आप से है। और इसका संख्या कितना है? तो 3 आप याद रखिएगा, जिसमें किसी का मदद नहीं, खुद से वो बना हुआ है। हम यहां पे क्लियर कर देंगे कि इसकी संख्या क्या है? मूल स्वर का संख्या 3 है। कितना है? 3 है मूल स्वर का संख्या, जिसमें अ आता है, ई आता है छोटी ई और ये ऊ आता है छोटी ऊ। यहां से क्लियर हुआ। तीनों जो छोटकी है ना वो सब मूल में आता है। क्या आता है? मूल में आता है। ये छोटा आ है, छोटी ई है और छोटी ऊ है, ये तीनों मूल में आएगा। तो मूल स्वर हमारा क्लियर हो गया। मूल स्वर की संख्या कितना है? 3 है। कौन सा है? छोटा अ और फिर ई और फिर छोटी ऊ। क्लियर हुआ। अब जोड़ल स्वर देखते हैं। क्या देखते हैं? जोड़ल स्वर देखते हैं, जिसमें क्या है? अपने से नहीं, उसके साथ कोई अटैच होता है, कोई जुड़ता है, तब उसका यहां पे इंपॉर्टेंट दिखता है। तो जोड़ल स्वर की संख्या जो है ना टोटल 5 है भैया। कितना है? 5 है। कहेंगे सर वही ना, इसका संख्या यहां 3 हो गया मूल स्वर का, इसका 5 है, ये दोनों मिला के ही तो 8 था। हाँ, दोनों मिला के ही तो 8 था। तो स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 8 है। और यही को हम 2 भागों में बांट दिए। पहला हमारा मूल स्वर हो गया और दूसरा क्या हो गया? जोड़ल स्वर हो गया। मूल स्वर की संख्या कितना हो गया सर? 3 हो गया। बड़ा अच्छा है, बल्ले बल्ले है। और जोड़ल स्वर की संख्या कितना हो गया? 5 को हो गया। बिल्कुल सर क्लियर हो गया। 8 का यहां भाग कर दिए। अब हम देखते हैं भैया कि जोड़ल स्वर में कौन कौन सा आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, क्या आएगा? अ में आकार अ आएगा। सर ये बना कैसे होगा? बिल्कुल अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। कैसे हम कहेंगे इसमें कुछ कुछ जोड़ा हुआ है? तो आ जब लिखते हैं ना तो यहाँ छोटा अ और फिर छोटा या 2 बार यदि हम ऐड करते हैं, यानी कि अ प्लस अ, तब ये बनता है अ में आकार आ। क्या बनता है? आ में आकार आ बनता है। इसीलिए ये जोड़ा हुआ है। फिर बड़ी ई है, इसका भी रूल है। ए है, इसका भी रूल है। इसको तो हम लिखते ही नहीं है, तो यहां से कट कर दे भैया। ये ओ है, इसका भी रूल है। और फिर ऊ है, बड़ी ऊ है, इसका भी रूल है। और जोड़ने के बाद ही बनता है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और ये 5वां हो गया बड़ी ऊ। यहां से 5 क्या हो गया सर? जोड़ल स्वर हो गया। क्या हो गया? जोड़ल स्वर हो गया। अब जो है ना भैया, अब ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा और हम आपको बताएंगे। अब ये जोड़ल स्वर जो है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? जोड़ल स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है आप ध्यान दीजिएगा। कैसे हम कह रहे हैं कि एक जतिया होगा और क्या होगा? 2 जतिया होगा। अच्छा मान लीजिए जोड़ल यानी कि क्या है? जुड़ जाना। जुड़ जाना यानी कि क्या है? शादी ब्याह जब होता है, आप जानते हैं 2 लोग क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। 2 लिंग क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? बंधन कहते हैं, संपर्क कहते हैं। शादी भी उसी को कहते हैं भैया। वो अलग बात है कि हम उसको शादी एक नाम दे दिए गए, लेकिन वहां भी क्या है? जुड़ाव होता है। क्या होता है? जुड़ाव होता है। जोड़ने की भावना होता है, एक दूसरे के करीब आने की भावना होता है। वही यहां है। अब शादी ब्याह भी आजकल जो होता है ना, बड़ा बेधड़क तरीके से होता है। और वो भी उसी से रिलेट आप इसको करिएगा, तुरंत माइंड में वो बैठ जाएगा। कैसे सर? शादी ब्याह भी अब होता है तो पहला क्या होता है? पहला होता है सर एक जतिया होता है। क्या होता है? एक जतिया होता है। यानी कि अपने ही जात में क्या कर लिया? शादी ब्याह कर लिया, उसको हम कहते हैं एक जतिया विवाह। और यहां भी क्या है? एक जतिया में वही आएगा जो एक जाति वाले आपस में क्या करते हैं? मिल जाते हैं, उसको हम एक जतिया कहते हैं। और दूसरा क्या है? 2 जतिया जो है
दुजतिया में क्या है भैया, प्यार मोहब्बत वाला बात आता है। यदि आपको दूसरे जाति वाली लड़की से प्यार हो गया, या लड़की है दूसरे जाति वाले लड़के से प्यार हो गया है, तो प्यार नहीं जाने ला कि गोर बाकी करिया, जब जाके समा जाला दिल के भीतरिया। भैया वहां कुछ नहीं देखा जाता है कि प्यार हो गया, बोला हाँ हो गया, कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म का है, कौन सा संप्रदाय का है, कुछ नहीं देखते हैं। तो वो क्या है, दूसरे भी जाति में ब्याह कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, एक तो अपने जाति में ब्याह करना, एक क्या हो गया दूसरे जाति में भी ब्याह कर लेना, तो इसको दुजतिया कहते हैं। और उसका जब बाल बुतरू होगा तो भैया उसको कौन जाति का कहेंगे, ये आप ही लोग बता दीजिए, हम इसमें नहीं कुछ इंटरफेयर करने वाले हैं। सिर्फ बता दिए कि एक जतिया अपने वाले जाति से ब्याह कर लेना एक जतिया होता है, दुजतिया अपने जाति को छोड़ करके दूसरे किसी जाति धर्म से ब्याह कर लेना दुजतिया होता है। एक चीज और यहां से क्लियर होगा, एक जतिया ब्याह जो होता है ना, ये माए बाप मामा फूफा जो होते हैं वो करवा देते हैं कि नहीं अपने जाति में होना चाहिए, यानी कि अरेंज मैरिज यहां होता है। सेट कराना, शादी ब्याह सेट करा के जो होता है वो हमेशा एक जतिया होता है। और जो शादी ब्याह अपने मन से कर लेता है, अपने पसंद से कर लेता है या लेके भाग जाता है, वो आता है दुजतिया में। किसी को भी लेकर के भाग गया, किसी से भी प्यार मोहब्बत हो गया, लेके फरार चल रहे भैया, घर वाला ढूंढते रहे कहां लड़का भाग गया, कहां लड़की भाग गया। तो ये किस में आएगा, दुजतिया में आएगा। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सब्जेक्ट के पॉइंट पर कि एक जतिया स्वर हम किसको कहेंगे सर, तो उसी को कहेंगे भैया जब दोनों एक जात का मिल करके बना होगा। क्या हुआ होगा, एक जात का मिल करके बना हुआ होगा, यानी कि सर यह है और यह है, दोनों मिला तो यहाँ पे या बन गया। ब्याह दोनों के बीच में हुआ, किसका, ये भी एक जात का था, ये भी एक जात का था, दोनों का हो गया। दूसरा क्या है, छोटी ई है और छोटी ई है, दोनों जब मिलता है तो बड़ी ई बन जाता है। तो यहाँ भी क्या है, ये दोनों एक जात का था, क्या है, एक जात का था, ये भी हो गया। छोटी यू और छोटी यू है, दोनों जब मिलता है ना तो यहां से बड़ी ऊ का निर्माण होता है। और ये भी क्या है, ये दोनों एक जात का है, इसीलिए हम इसको एक जतिया स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक जतिया स्वर कहते हैं। तो यहां से ये भी क्लियर हो गया भैया। और ये जो बना ना, ये जो बना, ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा जोड़ल स्वर बन गया। क्या बन गया, ये इसको हम लोग कहते हैं जोड़ल स्वर। क्या कहते हैं, जोड़ल स्वर कहते हैं। खोरठा में जोड़ल स्वर कहेंगे, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि दू को जोड़ने के बाद बना है। क्यों, क्योंकि दू को जोड़ने के बाद बना है भैया, इसीलिए ये जोड़ल स्वर हो गया। और जोड़ल में एक जतिया स्वर हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों जो जुड़ा है दोनों एक ही जात का है, एक ही कास्ट का है, इसीलिए एक जतिया हो गया। अब आते हैं दुजतिया पर। कहां आते हैं सर, दुजतिया पर आते हैं। और दुजतिया में क्या क्या है, ये चीजें आप थोड़ा सा गौर करिएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। हमने बताया कि सर दुजतिया से क्लियर हो जाता है कि दो अलग अलग जात का होगा। भैया क्लियर है ना। देखिए अब यहां क्या है, य और ई मिल करके बन रहा है, तो ये दोनों जैसे ही मिलता है ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। तो यहां से ये अलग जाति का था, ये अलग जाति का था, दोनों ने क्या सोचा, चल रहे ब्याह कर लेते हैं। और दोनों ने जब ब्याह कर लिया तो भैया ये क्या है, दुजतिया ब्याह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दुजतिया ब्याह कहलाएगा। और दोनों का ब्याह होगा तो उसका जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, अलगे जाति का होगा। क्या होगा, अलगे जाति का होगा। तो ये अलग जाति का था, ई ये अलग जाति का था। जब ब्याह हुआ और उसका बच्चा हुआ तो ये भी क्या है, अलगे जाति का है। यानी कि य और ई मिल गया तो ए बन गया। क्या बन गया, ए बन गया। ये चीज क्लियर हो गया। अब यहां भी देखिए य है और ऊ है, ये दोनों को जब हम मिलाएंगे ना, यानी कि ब्याह कराएंगे, तो इसका जो बच्चा होगा वो अलग होगा, यानी कि क्या है, ओ बन गया। क्या बन गया, ओ बन गया। तो भैया ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या हो गया, तो ये दुजतिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दुजतिया कहलाएगा। और इसका बाल बुतरू जो होता है ना बाबू, दुजतिया वाला का, उसका बाल बुतरू को बड़ी लिदर आता है आदमी। काहे, कह रहे बोलेगा तो कौन जात है रे, वो जात है, पापा वाला जात तुमको माने कि मम्मी वाला जात माने। भाई साहब मम्मी दूसरे जात की, पापा दूसरे जात है। उसका बच्चा कंफ्यूज रहता है, भैया हम अपना जात में लिखें क्या, लिखें क्या, मम्मी दूसरे जात की है, पापा दूसरे जात। भाई साहब इसीलिए बाल बुतरू को सोचने पर मजबूर नहीं करना, अपने जात वाले से ही ब्याह कर लेना, सबसे अच्छा रहेगा। टेंशन मुक्त भी रहेंगे, घर परिवार भी शांत से रहेगा, खुश रहेगा, टेंशन फ्री रहिएगा। तो चलिए ये दोनों चीजें क्लियर हो गया होगा।
सर एक बार रिवीजन करवा दीजिए, टोटल को रिवीजन करवा दीजिए। हम करवा देते हैं। ले भैया, सबसे पहले हमने क्या बताया, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है, तो जो अपने से ही उच्चारण होता है और उसके उच्चारण में ना किसी रोक का जरूरत होता है ना किसी और का जरूरत होता है, उसी को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। बिल्कुल सर क्लियर हुआ। स्वर वर्ण की संख्या 8 होता है। बिल्कुल सर क्लियर हुआ। स्वर वर्ण दो तरह का होता है, पहला मूल स्वर होता है, दूसरा जोड़ल स्वर होता है। मूल स्वर की संख्या 3 को होता है और जोड़ल स्वर की संख्या 5 गो होता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जोड़ल स्वर जो होता है ना, जोड़ल यानी कि जुड़ करके बना हुआ, भैया दो तरह का होता है। पहला एक जतिया होगा और दूसरा क्या होगा, दुजतिया होगा। और एक जतिया जो होता है वो अपने ही जात वाले के साथ रहता है और मिल करके वो बनता है, जुड़ जाता है। दुजतिया क्या होगा, दोनों अलग अलग जात से मिल करके बनेगा और वो भी क्या कहलाएगा, दुजतिया में कहलाएगा। चलिए यहां से हमारा एक चीज क्लियर हो गया। और कुछ यहां नोट में है जो सबसे अच्छी बात है और आप भी इसको नोट कर लेंगे। क्या है सर, यहां से क्लियर कर लीजिए। 12 खड़ी जो होता है ना, वो आप यहां से देखेंगे। क्या देखेंगे सर, थोड़ा सा बता दीजिए हमको। बिल्कुल आपको हम बता देते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं सर। क्या है, अ है, आ है, ई है, ऊ है, ऊ है, ए है, ऐ है, ओ, आओ, अंग, अ। ये हमारा 12 खड़ी आता है। बिल्कुल आता है। अच्छा यहां से एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि अंग जो है ना और अह जो है ना, इसको खोरठा में हम तो मानते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ उसका नाम तो देते होंगे। बिल्कुल नाम देते हैं। क्या इसका नाम देते हैं, तो अयोगवाह नाम देते हैं। क्या है, ये खोरठा में अयोगवाह कहे जाता है। ये कौन सा, तो ये अंग जो है और अह जो है उसको अयोगवाह कहते हैं। वैसे तो खोरठा में ये दोनों का मान्यता भी नहीं है और ये बड़ी ए की मान्यता भी नहीं है और बड़े ओ के भी मान्यता नहीं है। भैया 4 गो हटा दीजिएगा, बाकी खोरठा में 8 गो की मान्यता है। क्लियर हो गया होगा। ये दोनों को क्या कहा जाता है, तो अयोगवाह कहा जाता है। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा नोट में। चलिए हो गया होगा नोट। अब आपको हम आगे लेकर के चलते हैं व्यंजन के साथ। किसके साथ लेकर के चलते हैं, व्यंजन के साथ। भाई एक बेटा को हमने समाप्त कर दिया, निपटा दिया, उसका खानदान देख लिया कि भाई कौन कौन तुम्हारे खानदान में है। अब एक बोलेगा अरे इसका बीवी के बारे में चर्चा नहीं की है। भाई साहब बीवी भी होगी। बीवी अब क्या है, छुपा रुस्तम रहती है ना, छुपा रुस्तम वो तो दिखेगी नहीं, लेकिन बाल बुतरू जब हो गया, उसका पाठ हो गया, प्रकार हो गया, तो बीवी तो होगी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहां से हम बात करते हैं, किसका बात करेंगे सर, व्यंजन का बात करेंगे, व्यंजन वर्ण का बात करेंगे। दूसरा बेटा जो है वर्ण विचार का, उसका बात करेंगे। अच्छा व्यंजन क्या होगा, तो स्वर के मदद से जेकर उच्चारण होवे है ओकरा व्यंजन वर्ण कहल जा है। यानी कि सीधे से अर्थों में कहें सर, स्वर में हमने क्या देखा था, किसी और का जरूरत नहीं, वो अपने से उच्चारण हो जाता था बिना किसी रोक टोक का। लेकिन व्यंजन अपने इसका औकात नहीं है। ये कहेगा स्वर्ण, आओ ना तुम भी मेरे साथ आओ ना, थोड़ा सा मदद करो ना, तब हम कुछ कर पाएंगे। भाई साहब तो अपने नहीं कर पाओगे तो बियाह काहे किया था, दूसरे का जब मदद लेना है तो भाई कोई टेंशन नहीं है। ये व्यंजन वर्ण क्या है, स्वर वर्ण को हर काम में ये शामिल कर लेगा। बिल्कुल सर। जैसे इसका उदाहरण क्या है सर, थोड़ा बता दीजिए। जैसे हम क लिखना चाहेंगे भैया, तो क जो है ना ये सिंगल नहीं है। सिंगल नहीं यानी कि क्या है सर, ये छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम है। क ये क हलंत है और इसके साथ अ आया हुआ है। यानी कि सर यह वही है ना, स्वर वर्ण है ना, बिल्कुल स्वर वर्ण होगा भैया। तो क्या है, स्वर वर्ण के मदद से ये बना हुआ है। क्या है, स्वर वर्ण के मदद से बना है, इसीलिए इसको हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन का डिफिनेशन क्या हो गया, जो स्वर वर्ण के मदद से बना हुआ है उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ख लिखेंगे तो वही होगा, ख हलंत जोड़िया ख हो जाएगा। ग लिखेंगे तो वही होगा, ग हलंत जोड़िया। और र लिखेंगे सर तो क्या होगा, र हलंत जोड़िया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। भैया ये है, अपने मन से ये कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए अब हम देखते हैं व्यंजन वर्ण के किस्म। क्या देखेंगे, व्यंजन वर्ण के किस्म देखेंगे। किस्म माने वही सर प्रकार। हाँ अब आप भी समझने लगे भैया, क्या है किस्म, किस्म माने क्या हो गया, प्रकार हो गया। अच्छा ये प्रकार हम सही लिखें क्या भैया, खोरठा में सही है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं प्रकार। क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं प्रकार। लेकिन ये रेफ और रेफला का यूज नहीं होता है खोरठवा में, इसीलिए ऐसे प्रकार लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए सर पानी पानी हो गया। अब व्यंजन वर्ण के गो प्रकार है, व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 4 गो प्रकार है, लेकिन एक 5वां प्रकार भी आपको हम दे देंगे आज, टेंशन नहीं लीजिए, उसको भी कभी कभी मान्यता दिया जाता है। तो पहला क्या होगा सर, छुआयल व्यंजन होगा। क्या होगा, छुआयल व्यंजन होगा। यानी कि क्या है सर, अरे वाह, ये स्पर्शी व्यंजन इसी को कहते हैं भैया। खोरठा में मजा आएगा
आएगा। दूसरा क्या है, भीतरी व्यंजन है। तीसरा क्या है सर, द्विगुण व्यंजन, यही हम बोल रहे थे, देखिए पांचवा में हम बताएंगे अभी। तीसरा क्या है सर, तो गर्म व्यंजन है। और चौथा क्या है सर, तो झोटा व्यंजन है। तो ये चारों व्यंजन के बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं भैया। तो यहां व्यंजन का किस्म आ गया, प्रकार आ गया, बिल्कुल प्रकार आ गया सर। अब छुआइल व्यंजन है, क्या है, छुआइल व्यंजन है, जिसको हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। छुआइल यानी कि टच होना, क्या होना, टच होना। सर कहीं भी टच हो जाएगा तो उसको छुआइल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। अब यहाँ भावा और भेसुर वाला बात आ जाता है। क्या होता है, भावा और भेसुर, यदि शारीरिक रूप से कहीं टच नहीं हुआ है, यानी कि कहीं उसको नहीं छुआ है, तो उसको छुआइल नहीं मानता है। लेकिन मान लीजिए एक बैठने वाला यहाँ पे बना हुआ है और इस साइड भावा बैठल है, इधर भेसुर बैठल है, तो वो छुआ जाता है। काहे छुआ जाता है कि अरे एक ही लकड़ी पर बैठे हुए थे दोनों, छुआ गया भैया, भले डिस्टेंस था, तो उसको करंट लग जाता है, क्या पता नहीं, गांव तरफ आप देखे होंगे कि छुआ गया, फिर दोनों जाके नहाएगा अलगे अलगे। भैया ये मान्यता है और ये माना भी जाता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी का आप जमाना में देखिए ना, कोई छुआछूत नहीं, वही है, भावा भी भेसुर भी सब। अच्छा एक एक गाड़ी पर बैठ के भी जा रहा है तो वहां नहीं छुआ रहा भैया, नहीं छुआ रहा। अरे भैया यही तो है खेला। चलिए कोई बात नहीं है, वहां अलग बात है। सॉरी, छुआइल व्यंजन को हम लोग देखेंगे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यानी कि कोन्हो व्यंजन के उच्चारण के घड़ी क्या होगा, अंग छुआ जा है, यानी कि ओकरा छुआइल व्यंजन कहल जा है। यानी कि उच्चारण जब करते हैं ना, कोई भी अक्षर को, कोई भी शब्द को बोलते हैं, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं टच होता है, कहीं ना कहीं सर बाहर, क्या नहीं भैया, अंदर कहीं टच होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छुआइल व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे अब हम इसको जो है ना बहुत मजेदार तरीके से आपको याद करा देंगे। कैसे याद करा देंगे सर, हम तो जो है ना ये रट करके जो है ना थक गए, लेकिन याद नहीं हो पाया। कैसे नहीं याद हो पाएगा, अभी याद हो जाएगा, अभी 1 मिनट में याद हो जाएगा, इसका पूरी गारंटी आपको हम देते हैं। कहां कहां टच होता होगा सर, तो पहले तो कंठ में टच होता है, कहां से कुछ भी बोलते हैं तो कंठ में टच होता है। दूसरा कहा है सर, तालू में टच होता है, दांत से थोड़ा सा ऊपर जो है ना वो तालू है, तालू। और उसके बाद क्या है, मूर्धा में टच होता है, तालू से थोड़ा सा ऊपर मूर्धा है, ठीक है, वहां पे टच होगा। या तो सिर्फ दांत में टच होगा भैया, कुछ बोलते समय दांत सट जाता है। उसके बाद क्या होगा, ओठ होगा, क्या होगा, ओठ होगा। और इसको आप शानदार तरीके से याद कर लेंगे, आज के बाद भूलने वाले नहीं हैं कि उच्चारण का जो है कहां से कौन सा वर्ग का उच्चारण होता है। जैसे क से कंठ होता है और क से क वर्ग होता है। क्या होता है सर, क से क वर्ग होता है। तो क्लियर हुआ, कंठ से क वर्ग, कंठ से क वर्ग, कंठ से क वर्ग, यहां से क से कंठ और क से क वर्ग, हो गया क्लियर। तो क वर्ग के बारे में कुछ भी दे दिया जाए, बोलेगा घ का उच्चारण कहां से होता है, तो भैया क वर्ग में क्या शामिल हो गया, क ख ग घ अंगा, क्या शामिल हो गया, क ख ग घ अंगा शामिल हो गया। तो कंठ से क्या हो जाएगा, क वर्ग हो जाएगा पूरा। तो भैया क ख ग घ अंगा कहां से होगा, तो ये क वर्ग का है तो कंठ से होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए सर दूसरा बता दीजिए, ये तालू है, तालू और चालू दोनों को याद रखिएगा। तालू बड़ा है, चालू क्या है, तालू बड़ा है, चालू भैया, तालू बड़ा है, चालू। और जैसे ही चालू आ गया ना, च से देखिए च वर्ग आ जाएगा, क्या होगा, च वर्ग। तालू बड़ा है, चालू, च वर्ग, तालू बड़ा है, चालू, च वर्ग। इसको ना जाने लोग कितना बार रटे होंगे। जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं भैया, आप सही बताइएगा, इसको पूरा आप रटे थे कि नहीं, बिल्कुल रटे होंगे, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। चालू, तालू, चालू, च वर्ग, तालू जो है बड़ा है, चालू, च वर्ग। तो यहां से क्या हो जाएगा, तालू से किसका उच्चारण होगा, पूरे च वर्ग का उच्चारण होगा, च छ ज झ इया, च छ ज झ इया। तो यहां से क्या हो गया, च वर्ग भी क्लियर हो गया। अब आता है मूर्धा वाला, क्या आता है, मूर्धा वाला आ गया। तो मूर्धा वाला को क्या याद रखेंगे, ट वर्ग, इसको याद रखेंगे। अभी इसको आप छोड़िए, क्या करिए, अभी ये मूर्धा वाला को छोड़िए, इसके बाद हम आपको इसको कैसे क्लियर कराएंगे ना, देखिएगा। उसके बाद आ जाइए दांत का, दांत से भैया कितने भी वर्ग का उच्चारण होता है, तो यहां से देखिए दांत, 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 देखिए त इसमें आ रहा है कि नहीं, दांत आ रहा है, तो क्या होगा, त वर्ग होगा। दांत में त आ रहा है, त वर्ग होगा, क्या होगा, त आ रहा है, त वर्ग होगा। दांत में त आ रहा है, त वर्ग होगा। दांत से त
त वर्ग का उच्चारण होगा, क्लियर हो गया। दांत से किसका उच्चारण होगा, त वर्ग का उच्चारण होगा, यानी कि तथा दधा न हो जाएगा। क्या होगा, तथा दधा न हो जाएगा। चलिए सर, ये तीनों हमारा क्लियर हुआ, मूर्धा को भी हम छोड़ करके रखे हैं। अब आइए ओठ से। क्या है, ओठ से। भैया ओठ से कैसे याद रखेंगे, ओठ से तो हम आपको बताते हैं, जब ओठ से ओठ सटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पप्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, पप्पी कहते हैं सर। तो ओठ से जब ओठ सटा तो पप्पी हो गया भैया। पप्पी जब लेते हैं तो ओठ से ओठ सट गया तो ओठ से क्या, पप्पी, ओठ से पप्पी। तो यहां से प से आप याद रखेंगे, ओठ से क्या होता है, पप्पी, यानी कि ओठ से ओठ जब सटा तो भैया पप्पी हो गया। तो यहां से प वर्ग हो जाएगा, ओठ से ओठ जैसे ही सटेगा पप्पी हो जाएगा, यानी कि प वर्ग हो जाएगा। तो प फ ब भ म आप कैसे याद रखेंगे, ओठ से ओठ जब सटा तो पप्पी, ओठ से ओठ सटता है तो उसको हम पप्पी कहते हैं। भैया क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक लास्ट जो बचा ना, ट वर्ग। क्या बचा सर, ट वर्ग बचा। क्या बचा है, ट वर्ग बचा है। अब इसको हम क्लियर करा देते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ट वर्ग को हम क्लियर कैसे कराते हैं, देखिए मूर्धा बोला गया है। क्या बोला गया है, मूर्धा बोला गया है और ट वर्ग बोला गया है। तो टठा डढ़ा मूर्धन्ना, क्या कहते हैं, टठा डढ़ा मूर्धन्ना, टठा डढ़ा मूर्धन्ना। तो यहां मूर्धन्ना जो बोलते हैं ना, उसी से आप याद रखिएगा कि मूर्धन्ना किस में आता है, तो टठा डढ़ा मूर्धन्ना किस में आता है, टठा डढ़ा मूर्धन्ना। तो भैया मूर्धन्ना यही आता है, तो यही मूर्धन्ना किस में आ रहा है, ट वर्ग में। तो भाई साहब मूर्धा किस में आएगा, ट वर्ग में आएगा। मूर्धा किस में आएगा, ट वर्ग में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। अब हम एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं। ले भैया रिवीजन कर ले। हमने क्या बोला, क से कंठ होता है तो क से क वर्ग होगा, क्लियर हो गया। तालु है, तालु जो होता है वो बड़ा चालू होता है। क्या होता है, चालू होता है। तो चालू च वर्ग हो गया, चालू, तालु बड़ा है, चालू च वर्ग हो गया। अब हमने बोला टठा डढ़ मूर्धन्ना क्या होता है, टठा डढ़ मूर्धन्ना। तो मूर्धा जो होता है वो ट वर्ग होगा। मूर्धा से किसका, ट वर्ग का उच्चारण होगा। अब हम आते हैं दांत। दांत में देखते हैं त है भैया, त है भैया, तो त वर्ग होगा। क्या होगा भैया, त वर्ग होगा। ये क्लियर हो गया, दांत त वर्ग हो गया। ओठ से हम देखते हैं, ओठ से ओठ जब सटता है तो पप्पी, प से प वर्ग हो गया। क्या हो गया, प से प वर्ग हो गया। तो यहां से हमारा ये टोटल क्लियर हो गया होगा। अब कहेंगे सर ये तो आसान तरीका से आपने याद करवा दिया, लेकिन कोई और टेक्निक है जिससे हम ऑन द स्पॉट, यानी कि उसी समय जस्ट उस टाइम हम देख पाए कि कौन सा शब्द कहां से उच्चारण हो रहा है। भैया आपके पास ऑप्शन है ना, आपके पास मुंह दिया हुआ भगवान, तुरंत आप बोल करके देख लीजिए। जैसे त थ द ध बोलिए आप, त थ द ध, आपका जो जीभ है ना वो दांत से सटता होगा बार बार। त थ द ध न, सट रहा है, बिल्कुल सट रहा है सर। तो कहां आएगा, दांत आएगा। अच्छा सर ओठ वाला बता दीजिए, आपने ओठ वाला बड़ा मजेदार बताया। ओठ से प, देखिए प, प, फ, ब, भ, म, सब में सट रहा है। ओठ से ओठ सट रहा है तो पप्पी। भैया यहां से हमने क्या कर दिया, प वर्ग कर दिया। खोरठा बड़ा आसान है, याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। कंठ, कंठ क से, देखिए बोलिए क, देखिए वाइब्रेट करेगा, क, ख, ग, घ, अंगा। कहीं टच नहीं कर रहा है, कहां से आ रहा है, वो कंठ से आ रहा है, क से कंठ से आ रहा है। तालु, तालु यानी कि दांत थोड़ा ऊपर सटेगा। च, च, छ, ज, झ, आपका जीभ सट रहा होगा ऊपर, है बिल्कुल सर। अब मूर्धा, मूर्धा जो ट, अब जीभ आपका थोड़ा सा टेढ़ा होकर के तालु से जस्ट थोड़ा ऊपर सटता होगा। देख लीजिए आप मूर्धा वाला, ट, ठ, ड, ढ, न, बिल्कुल सट रहा है, हाँ सट रहा है सर। तो यहां से ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम लेकर के चलते हैं थोड़ा सा आगे। कहां थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे सर, दूसरे प्रकार में लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन सारा चीज क्लियर होगा, इस बात की पूरी गारंटी है भैया। तो आप भागिएगा नहीं। चलिए ख नंबर हम देखते हैं, दूसरा भाग भीतरी व्यंजन। भीतरी व्यंजन यानी कि अंदर से वो निकलता है। कहां से निकलता है, अंदर से निकलता है। अच्छा क ख यदि आप सीखे होंगे ना भैया, तो क ख से शुरू करके हम लोग कहां तक जाते हैं, ज्ञ तक जाते हैं। तो इसका दूसरा तरीका एक और हम बताएंगे कि कैसे आप चारों व्यंजन को याद रखिएगा, उसका भी। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे तब न हो, छतिया पर पत्थर रखेंगे तब न भैया। अब ऐसे अक बकाने लगिएगा, शादी ब्याह करके अक बकाने लगिएगा एक ही महीना में कि बाल बच्चा हो जाए, तो होने वाला नहीं ना है। 9 महीना लगेगा
कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। अरे 9 महीना नहीं तो 8 महीना लगेगा भैया, ओकर से पहले नहीं होगा जी। तो आप सब्र रखिए, धैर्य रखिए, छाती पर पत्थर रखिए, सब चीज होगा, क्लियर होगा। जितना समय है उस समय में ही होगा, उससे पहले आप खोजेंगे तो नहीं होगा भैया। चलिए भीतरी व्यंजन को हम लोग देख लेते हैं। इसको कहते हैं अंठस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंठस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि जेकर उच्चारण स्वर और व्यंजन कर मांझे मानल गेल है और एकर उच्चारण जीभ, कंठ, तालु, दांत और ओठ के मदद से होवे है। किसका मदद से होता है? या तो जीभ का मदद से होगा, या तो तालु के मदद से होगा, या तो कंठ के मदद से होगा, या दांत के मदद से होगा। क्लियर है? अब हम यहां पे आपको बता देते हैं कि भीतरी व्यंजन जो है ना वो भीतर से निकलता है। इसका उदाहरण क्या आएगा? अंतस्य, र, ल और व, ये चारों जो आएगा वो भीतरी व्यंजन आएगा। क्या होगा? भीतरी व्यंजन आएगा। हम आपको बताते हैं, पहला जो हमने देखा वो क्या देखा था? तो यहां से हमने जो पहला वाला देखा था वो स्पर्श व्यंजन जो था, उसमें हम लोग देखें क से कहां तक देखें? प, फ, ब, भ, म तक देख लिए थे। अब म के बाद क्या आता है? अंतस्य, या, र, ल, व आता है। तो 4 को इसमें आप दे दीजिएगा भीतरी में। इसके बाद जो आएगा वो आएगा अगला पार्ट में। ठीक है, तो अगला पार्ट को हम लेकर के आपके बीच में आ जाते हैं। दूसरा हमने देख लिया। तीसरा जो है वो क्या है? गरम व्यंजन है। क्या है? गरम व्यंजन है। इसी को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। यानी कि सर क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है भैया, जब आप बोलते हैं ना तो उसमें गर्म हवा बाहर आता है। क्या होता है? गर्म हवा बाहर आता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं भैया। जखन वर्ण के उच्चारण करे पर की होता है, हई तखन रगड़ खाए के गर्म हवा मुंह से बाहर निकला है, ओकरा गरम व्यंजन कहल जा है। अरे भाई साहब इतना जबरदस्त सर। हाँ भैया इतना जबरदस्त है। जब हम बोलते हैं ना, जिस समय हम बोलते हैं तो गर्म हवा के रूप में वो बाहर निकलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? गरम व्यंजन कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा और ह आएगा। क्या आएगा? 4 को इसमें भी आएगा। तो हमने बताया कि क से म तक हमारा आ गया स्पर्श व्यंजन में। दूसरा क्या है? अंतस्य, य, र, ल, व, ये चारों आ गया किसमें? तो भीतरी व्यंजन में। अब इसके बाद क्या आएगा? व के बाद तलब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और ह। ये चारों आ जाएगा किसमें? सब सीक्वेंस से है। तो ये गरम व्यंजन में आ जाएगा। किसमें आएगा सर? गरम व्यंजन में आ जाएगा। है चलिए व्यंजन में आ गया, गरम व्यंजन में। क्लियर हो गया होगा चारों को। अच्छा सर इसके बाद जो बचा उसको कहां? अरे भैया इसके बाद वाला में रखेंगे। तो यहां से कखा गगा यदि आप जान रहे हैं तो वर्ण का भी विभाजन क्या है अच्छे तरीके से कर पाएंगे। भैया लास्ट क्या है? जोटा व्यंजन। जोटा व्यंजन यानी कि गुच्छ होता है। गुच्छ होता है यानी एक ही। जोटा किसको कहते हैं? जब सब एके में लटकल रहेगा घुंघरू जैसन तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जोटा कहेंगे। और जोटा व्यंजन यानी कि गुच्छ में रहेगा। चाबी का गुच्छा आप देखें भैया वही है। यानी कि जखन 2 गो व्यंजन मिलाए के लिखल या बोलल जाए ओकरा जोटा व्यंजन कहल जाए। कहेगा ना हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे, हम इसी के साथ रहेंगे। यानी कि जोटा बंधा गया। क्या हो गया? जोटा बंधा गया। मान लिया नहीं भैया एकर बिना हमारी जिंदगी अधूरा है, नहीं रह पाएंगे हम। तो भैया नहीं रह पाएगा तो वही क्या होगा? खोटा में इसी को जोटा व्यंजन कहते हैं। जा रह ले, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा। तो इसी में क्या आएगा? वहां पे हमने ह तक देखा था। ह के बाद क्या आएगा? संजोगी छ, त्र और घ्य। 3 जो छूट जाता है वो हमारा किस में आ जाएगा? जोटा व्यंजन में आएगा। संजोगी छ, त्र और घ्य आ जाएगा। अच्छा इसको जोटा क्यों कर दिए सर? तो हमने कहा 2 या 2 से ज्यादा को जोड़ करके क्या करते हैं? लिख देते हैं, मिलाए के लिखते हैं। तो ये संजोगी छ जो है ना वो सिंगल नहीं है। इसमें क और ये मूर्धन्य सा को जोड़ करके लिखे हैं, दंत सा को जोड़ करके लिखे हुए हैं। तो यहां से क और दंत सा को जोड़ेंगे तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? संजोगी छ होगा। त्र भी ये सिंगल नहीं है भैया, ये देखने में सिंगल है। जैसे लड़की लोग लगती है ना तुमको कि लड़की सिंगल ही होगी, हाँ भैया उसका अनेक रूप है, वो सिंगल नहीं है। इसी तरह ये त्र भी यहाँ सिंगल नहीं है। लड़की भी आपको लगेगी और पूछिएगा तो बोलेगी नहीं हम तो सिंगल हैं, इस सब में हमको इंटरेस्ट नहीं, लेकिन भैया वो सिंगल नहीं है। जैसे त्र देखिए, त और र दोनों से मिल करके बना हुआ है, लेकिन लगता हमको क्या है? ये त्र सिंगल होगा। तो लड़की के चक्कर में इसमें भी धोखा मत खाइएगा, ये भी क्या है? लड़की के जैसन है तीनों। ठीक है, याद रखिएगा। संजोगी छ, त्र और ज्ञ। अच्छा ज्ञ क्या है सर? तो ग और य दोनों मिलकर के ज्ञ बना हुआ है। तो भैया देखन में तो लग रहा है कि सिंगल, लेकिन ये डबल भी है। अब बहुत सारा डबल से क्या है? ज्यादा भी, ट्रिपल भी रहती है। लड़की लोग पर भरोसा बिल्कुल नहीं भैया। चलिए तीनों यहाँ पे हमारा क्या आ गया? जोटा व्यंजन में आ गया। सर अब हम यहाँ से थोड़ा सा आप कुछ रिवीजन करवा देंगे क्या? रिवीजन करवा देते हैं। लीजिए अब व्यंजन को थोड़ा सा देख लीजिए।
हमने कहा व्यंजन वर्ण, जिसमें स्वर वर्ण की सहायता लेकर के हम किसी भी शब्द को लिखते हैं या उच्चारण करते हैं, उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। और यहां से हमने देखा व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन 5वां अभी बता रहे हैं, रुकिए। पहला क्या है? छुआयल व्यंजन, जिसको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन, यानी कि छुआता है भैया तो कहां से? क से लेकर के म तक आएगा। कहां तक? से लेकर के म तक आएगा, यानी कि क वर्ग से शुरू होकर के प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सब इसी में आएगा। ये हमने बहुत आसान तरीके से आपको याद करवा दिया है। पहला हमने देख लिया, जो क्या देख लिए सर? स्पर्शी। और दूसरा क्या होगा? भीतरी व्यंजन, जो भीतर से निकलता है उसको हम लोग भीतरी व्यंजन कहते हैं। इसमें 4 होगा, अंतस्य, र, ल, व आएगा। उसके बाद हमने देखा तीसरा, क्या देखा सर? तीसरा देखा गर्म व्यंजन। क्या देखा? गर्म व्यंजन, जिसको उसमें व्यंजन कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो गर्म हवा बाहर आता है, और इसमें 4 इसमें भी आता है, तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह आएगा। और यहां से घ में देखेंगे जोटा व्यंजन, जिसको गुच्छ व्यंजन भी कहा जाता है, और ये अकेले नहीं रहता है, 2 को मिलाए के बनाया जाता है। तो भैया 2 को मिलाए के बनाएंगे तो संजोगी छत्र और ज्ञ आएगा। यहां से ये चीजें क्लियर हो गया। अब यहां से आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपको पूरा वर्ण विचार मिल जाए और दरोगा से लेकर के जेपीएससी के एग्जाम तक भिड़ने वाला सारा कंटेंट आपको परोस दे। इसीलिए भैया हम लगे हुए हैं एक ही वीडियो में। देख लीजिए कंठ का उच्चारण स्थान कहां है, सब हम आपको बता दिए हैं। तो सर फिर आप लिखे क्यों हैं? तो भैया इसको इसीलिए लिखे हैं ना, उसमें हम क से ज्ञ तक ही बताए थे, इसमें अ में कर या को भी शामिल करके बना दिए हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब आपको इसको रिवीजन करेंगे तो देख पाएंगे कि कौन कहां पे है, किसका उच्चारण किस प्रकार से कहां पे हो रहा है। चलिए आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। लास्ट में फाइनल हम कंक्लूजन की ओर पहुंचते हैं। अच्छा, इसमें 5वां जो हम आपको बताना चाह रहे थे भैया, वर्ण वाला ना, ले 5वां भी देख ले भैया। इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। 4 तो व्यंजन हमने बता दिया, लेकिन 5वां इसको भी मान्यता दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा तो 4 को व्यंजन मारिएगा, ये कभी कभी दे देता है। लेकिन 4 ऑप्शन नहीं रहेगा तब 5 मारिएगा, क्योंकि द्विगुण व्यंजन होता है जिसमें अड़ आता है और ढ आता है। अड़ा आएगा और ढ आएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा इसको हम बता दिए अलग से। चलिए अगला हम आपको बिंदु की ओर लेकर के चलते हैं भैया। मायर कूट के यानी कि कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। लीजिए क्या है, इन ईयर हम कहल जा सके है, कहल जा पा रहे हैं तो वरण आर आखर विचार तनी मनी हिंदियों से मेल खा है। एकर लस्तंगा देवनागरी लिपि से है। भैया 2-3 चीज यहाँ पे है, खोरठा में बोलने लगिएगा तो मजा आने लगता है। क्या बोला है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं भैया कि वर्ण विचार आखर विचार जो है हिंदी से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? हिंदी से मिलता जुलता है। और दूसरा चीज बोला कि इसका जो लिपि है ना, वो क्या है? देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है। क्लियर हो गया होगा। चलिए यहां से सर ये तो पहले आप बताए थे, बिल्कुल बताए होंगे। हाँ चलिए अब थोड़ा सा हम कुछ और बता देते हैं। जैसे आप क्लियर कर लेंगे, बहुत सारा चीज क्लियर कर लेंगे। नोट में लिखे हुए हैं उप व्यंजन क्या होगा, अल्प विराम क्या होगा, अल्प प्राण क्या होगा, महाप्राण क्या होगा, और क्या है अघोष वर्ण क्या होगा, घोष वर्ण क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। टेंशन नहीं, इसको आप देख लीजिएगा, ओवरव्यू से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको हम लेकर के चलते हैं स्वर वर्ण की ओर। क्या है, एक बार रिवीजन कर देते हैं पूरे को। क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर देते हैं पूरे को। सारा कंफ्यूजन जो है आपका दूर हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। स्वर वर्ण भैया कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। सर 8 को हमने 2 भागों में बांटा, एक 3 बांट दिया, एक क्या बांट दिया? 5 में बांट दिया। तो ये हर्ष स्वर जो होता है ना, हर्ष स्वर जो होता है ना, वो क्या होता है? 3 गो होता है। और दीर्घ स्वर जो होता है ना, वो क्या होता है? वो क्या होता है? तो आपका 5 होता है। अच्छा, इसमें भी हमने क्या देखा था? ये होगा 1 जतिया होगा, और ये क्या होगा? 2 अच्छा, इसमें 1 जतिया और 2 जतिया हमने देखा था दीर्घ में। ठीक है, तो यहाँ 3 कौन आएगा? अ आएगा, छोटी और छोटी ऊ आएगा। इसमें 5 कौन आएगा? तो अ में अकार आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ी ऊ, और ये, और यहाँ पे ओ होगा। क्या होगा? ओ आएगा। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया होगा। सर एक आप जो कंफ्यूजन वाला बात उस समय बता रहे थे, क्या बता रहे थे? व्यंजन की संख्या को लेकर के कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ये कंफ्यूजन अभी आप जस्ट दूर हो जाने वाला है। कैसे दूर हो जाएगा सर? थोड़ा सा आप देख लीजिए भाई साहब, हम आपको बताइए देते हैं। पहला क्या है सर? तो यदि व्यंजन वर्ण की पूरी संख्या पूछा जाएगा
व्यंजन वर्ण की कुल संख्या पूछा जाएगा तो आप 35 मारेंगे। क्या मारेंगे? 35 मारेंगे। जब कुल दे दिया हुआ हो तब आप 35 मारेंगे। लेकिन बोलेगा व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तब आप 31 मारेंगे। सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, और कहीं सॉल्यूशन मिल जाता है फिर कंफ्यूजन आता है। भैया तो कहीं पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? बिल्कुल। 35 कब मारेंगे? जब कुल व्यंजन वर्ण पूछ देगा तब 35 मारेंगे, और यदि वैसे पूछेगा तो हम 31 मारेंगे। व्यंजन वर्ण की संख्या 31 मारेंगे। कंफ्यूजन है सर, और थोड़ा क्लियर करिए क्यों और कब मानते हैं ये देख लीजिए। भैया जब उप व्यंजन को शामिल करने के बारे में बोलेगा ना, तो उप व्यंजन हम आपको बताएं दो गो होता है, ढ़ और ढ होता है। क्या होता है? ढ़ और ढ। इसको मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे खोरठा में जो होता है ना मूल व्यंजन, यानी कि मेन रूप से जो व्यंजन है वो उसकी संख्या 29 होता है। सर 29 होता है तो इतना बड़का बड़का लफड़ा काहे कर दिया है यहाँ पर? तो भैया लफड़ा करने के पीछे क्या कारण है ना, मूल व्यंजन की संख्या 29 हो गया। यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मूल व्यंजन की संख्या कितना है खोरठा में, है तो आप मारिएगा 29 गो। के गो? 29 गो मारिएगा। लेकिन यदि बोलेगा कुल वर्ण, तो यहाँ पे 29 गो और 2 गो ये जुड़ जाता है उप व्यंजन, और उसी में 4 गो और विशिष्ट वर्ण जुड़ जाता है, तो यहाँ 29 और 2 31 हो गया, जो ये 31 हम बोल रहे थे। और कुल यदि बोल देगा तो ये विशिष्ट वाला भी शामिल हो जाता है, विशिष्ट वर्ण भी शामिल हो जाएगा, तो 31 और 4 क्या हो जाता है? 35 गो हो जाता है। कितना हो जाता है? 35 गो हो जाता है। तो इसी बात को आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं कि मूल व्यंजन जो है वो 29 है, उप व्यंजन जो है वो 2 है, विशिष्ट व्यंजन जो 4 है, और सबको यदि हम जोड़ देते हैं भैया तो हमारा 35 को हो जाता है। कितना हो जाता है सर? 35 को हो जाता है। आपका दिमाग में एकदम बैठ गया होगा। विशिष्ट व्यंजन में कौन कौन आएगा? तो नह आएगा, मह आएगा, लह आएगा और र आएगा। तो भैया इसको ऐसे जो है ना, इसको जो है ना खोरठा में शामिल नहीं किया गया, मान्यता नहीं मिला है। लेकिन जेएसएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि भैया कितना है व्यंजन वर्ण, वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहां से हमने क्या कर दिया, हमने इसको पूरे तरीके से समझ लिया है, पूरे तरीके से जान लिया है। वर्ण विचार को नस्ते नाबूद कर दिया है, समाप्त कर दिया है, धजिया उड़ा दिए हैं, खत्म हो गया है भैया। यहां के बाहर एक भी सवाल यदि पूछ दिया तो वह आप हमको कहिएगा। लेकिन एक चीज आपको हम बता ही देते हैं, यहां से कहिएगा सर इसी का भाग है लेकिन आप नहीं बताएं, डंडी मार लिए क्या? भैया डंडी नहीं मारेंगे आपको हम, आपको बता के ही छोड़ेंगे। भले समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन बिल्कुल बता करके ही छोड़ेंगे। क्या है सर वो? तो हम आपको बताएं अल्प प्राण। क्या बताएं? अल्प प्राण और महाप्राण नहीं बताएं सर, आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बताए थे। यहां हम बता देते हैं अल्प प्राण यानी कि क्या है? अल्प प्राण यानी कि कम हवा होता है। प्राण जो होता है वो संस्कृत वर्ड है, और संस्कृत में प्राण का मतलब हवा होता है। क्या होता है सर? हवा होता है। यानी सर अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है? तो भैया उच्चारण के क्रम में यदि कम हवा, अल्प मने क्या हो गया? छोटा, कम हो गया, महा मने क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो भैया सीधे से प्राण मने हवा, यानी कि अल्प प्राण कम हवा निकलता हो, उच्चारण में क्या होगा? कम हवा निकलता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण में क्या होगा? उच्चारण के समय ज्यादा हवा निकलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया होगा भैया। अल्प प्राण, महाप्राण, दो चीज आ गया। सर इसको पहचानेंगे कैसे? अरे भैया बोल करके भी पहचान सकते हैं आप। जैसे ही बोलिएगा ना पता चल जाएगा कि कैसे बोला जाता है और किसमें ज्यादा हवा निकल रहा है, किसमें कम। कैसे सर? सीधा सा अर्थ में देखिए, यदि आप क बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क बोल रहे हैं, और ख बोल रहे हैं, देखिए क जब बोले ना तो कम हवा निकला क, अब ख देखिए ख, फिर ग कम हवा निकल रहा है, घ ज्यादा निकल रहा है। भैया बिल्कुल ज्यादा निकल रहा होगा। पहचाने के तरीका क्या है? तो पहचाने के तरीका यही है कि जैसे ही आप देखते हैं पहला जो होता है, पहला यानी कि क ख जो लिखते हैं, पहला और तीसरा दोनों हमारा अल्प प्राण में आता है, और दूसरा पहला, तीसरा और पांचवा दोनों क्या आएगा? अल्प प्राण में आएगा, और दूसरा और चौथा किस में आएगा? महाप्राण में आएगा। किस में आएगा? महाप्राण में आएगा। यहां से भी आप क्लियर कर लेंगे। और याद रखने का एक दूसरा तरीका आपको हम बता देते हैं। क्या बता देते हैं सर? तो अल्प प्राण में पहला को आप शामिल करिएगा, तीसरा को शामिल करिएगा, पांचवा को शामिल करिएगा। कैसे करेंगे सर? आप थोड़ा सा यहाँ पे बता देंगे क्या? देख भैया, जैसे हम क
ख, ग, घ, अंगा लिखते हैं कि नहीं, फिर लिखते हैं च, छ, ज, झ, यहाँ लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं सर। अब पकड़ना क्या है, अल्प मने होता है छोटा, तो एक से शुरू करिए, एक को छोड़ दीजिए दूसरा, फिर एक को छोड़ दीजिए तीसरा, यानी कि हम किसको लिए, पहला को, तीसरा को और पांचवा को, ये किस में आ गया, अल्प में आ गया। अच्छा, इसका एक और तरीका बताएंगे, पहला को यहाँ लिए, दूसरा तो नहीं छोड़ दिए, तीसरा को लिए, फिर पांचवा को लिए, ये भी किस में आएगा, अल्प में आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका क्या है सर, महाप्राण का क्या है, तो जो छोड़े यानी कि दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा को शामिल करेंगे तो ये हमारा महाप्राण में आएगा। सर ये तरीका हम समझ गए, कोई और तरीका है क्या, बिल्कुल एक तरीका है भैया, वो क ख ग घ का अंग्रेजी आपको सीखना होगा। कैसे सर सीखेंगे, तो आपको हम बता देते हैं कि क ख जो लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं सर, तो क का अंग्रेजी होता है के, क्या होता है के, ख का क्या होता है के एच होता है, ग का क्या होता है जी होता है, घ का क्या होता है जी एच होता है, अंगा क्या क्या होता है वाई एन होता है, एन जी होता है, जो भी आप कहें, है ना। तो देखिए के एच वाला जिसमें आएगा ना, एच वाला जिसमें एच आ गया वो हमारा क्या होगा, महाप्राण, क्या होगा, महाप्राण होगा। सब जगह आप देख लीजिए। अच्छा सर च छ, तो च का थोड़ा सा अपवाद है, च का सी एच होता है तो इसको अपवाद में रखेंगे। च के बाद छ में सी एच एच आता है, जे का जे, झ का जे एच, तो जे एच आ गया तो वो होगा किसमें, महाप्राण में होगा। बस इतना बात को याद रख लीजिएगा। जैसे देखिए ट का क्या होगा, ट का टी होगा, ठ का क्या होगा टी एच होगा, तो ठ आएगा महाप्राण में, जिसमें नहीं आ रहा है एच वो कहाँ होगा, वो हमारा होगा अल्प प्राण में होगा। क्लियर हो गया। चलिए सर यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। अब घोष वर्ण और अघोष वर्ण को भी थोड़ा सा देख लीजिए। घोष वर्ण और अघोष वर्ण काहे बोलिएगा कि नहीं बताए भैया, हम डिटेल बताइए देते हैं। घोष वर्ण और अघोष वर्ण, यहां से क्या होगा, तो हवा घिसाइल बह रहा है और उच्चारण पहर छुआइल व्यंजन के तेसर चौथा और पांचवा वर्ण है। और यहाँ पे क ख ग, यहाँ से देख लीजिए बोला क्या गया है कि जब उच्चारण करते हैं ना, जब उच्चारण करते हैं उस समय हवा घिसा के बाहर निकलता है, घिसता है। जैसे आप बोल लीजिए क ख ग, ग को बोलिएगा उस समय घिस रहा है, घ घिस रहा है, अंगा घिस रहा है। तो यहां से तीसरा चौथा और पांचवा किसको रखते हैं, इसमें तीसरा चौथा और पांचवा को रखते हैं। और अघोष वर्ण में क्या होगा, तो उच्चारण पहर हवा बिना घिसाइल बहराता है, उसी को कहते हैं अघोष। घोष माने घिसना, तो घोष होगा तो घिसा के बाहर निकलेगा, अघोष होगा यानी कि बिना घिसे बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या होगा, पहला और दूसरा को ही शामिल किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं भैया अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। यहां से ये भी चीजें क्लियर हो गया होगा, यानी कि पूरे चीजें को हमने क्लियर कर दिया है। भाई साहब ये आपका थ्योरी पार्ट था वर्ण विचार का, यहां से बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं। पूछा जाएगा तो उसका जिम्मेवार हम होंगे भैया, लेकिन आप एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, और जैसे ही नोट्स आप बना लेते हैं तो आप उम्मीद कर लीजिए कि आपका कोई भी एग्जाम होगा, आप अच्छे तरीके से खोरठा का पेपर को सॉल्व करेंगे और अच्छा स्कोर लेकर के आएंगे। खोरठा बड़ा मजेदार सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट, मातृभाषा, मातृ बोलचाली में सब कुछ यूज करते हैं, वही हम लोग क्या करेंगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। समय इसमें बहुत ज्यादा हुआ, आप अंत तक देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे इसी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है या फिर आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सब को एक साथ करके आपके बीच में हम परोस देंगे। आपका काम क्या है, आपका काम बस इतना है कि आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से उतार लेंगे, अच्छे तरीके से नोट्स बना लेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, सारा चीज A to Z क्लियर हो जाने वाला है। तो भैया खोरठा का हम डिटेल कोर्स आपके बीच में प्रस्तुत कर देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रख लीजिए, टोटल वीडियो आपको मिलेगा, फ्री में मिलेगा, सारा कंटेंट मिलेगा। एग्जाम के लिए 100% आपको तैयार कर देने की पूरी जानकारी और पूरी जिम्मेवारी मेरा है। आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तवा और दोस्तिनियां तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी खोरठा के अच्छा से जान सके, अच्छा से सीख सके और अच्छा मार्क लेकर के आ सके। तो दे हमरा इजाजत, आप तोहिन से मिलो यो हम कोनो अगले वीडियो में, खोरठा के अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।